नमस्कार। इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज हमने ये सोचा है कि इस कार्यक्रम में कुछ आज से जुड़ी हुई बात नहीं करेंगे, कुछ भविष्य से जुड़ी हुई बात करेंगे। कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ हो, जिससे इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ हो, जिससे एक बेहतर कल जुड़ा हुआ हो। अब जिस भी आप राजनीतिक दल से बात कर लें, वो यही बताएगा कि भाई हम ही दे सकते हैं वो बेहतर कल। हर कोई न्यू इंडिया दिए चला जा रहा है, हर कोई जो है वो एक नया भारत का निर्माण करता है। याद कीजिए आप, यूपीए के समय पर हो रहा भारत निर्माण ये कार्यक्रम चला था। न्यू इंडिया तो अब जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वो किस किस्म का न्यू इंडिया बना? एक भ्रष्टाचार लिप्त न्यू इंडिया या भ्रष्टाचार लिप्त भारत निर्माण हुआ, या फिर एक ऐसा न्यू इंडिया बना जिसमें कई समाज वर्गों में ये एक रोष रहा या नाराज़गी रही कि ये हमारे विरोधी काम हो गया, या फिर कोरोना को लेकर के तमाम बातें हुई। बहरहाल इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए हमने सोचा कि एक चैलेंज दिया जाए राजनेताओं को, जो एक बेहतर कल की उम्मीद रखते हैं और बेहतर कल का वादा करते हैं। उनके लिए सिर्फ 4 चीज़ हैं, और इन 4 चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में अगर वो शामिल कर लें तो हम बड़े आभारी हों, क्योंकि देश का बड़ा भला हो जाएगा उससे। और एक एक करके उसका जिक्र करते हैं। इन 4 चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में उतारने की या बोल देने की किस राजनीतिक दल में हिम्मत है? मैं हिम्मत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक कभी कोई राजनीतिक दल ये कर नहीं पाया है। तो अपने मैनिफेस्टो में ये 4 चीज़ें कर देने का वादा कौन सा राजनीतिक दल कर सकता है? अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। और सिर्फ मैनिफेस्टो ही नहीं, बाद में अगर जब जीत जाएं तो उसके बाद उसको लागू भी करें। और मैनिफेस्टो में भी आपने शामिल नहीं किया, वो कितने लोग करेंगे? नंबर 1, राजद्रोह और इसके जैसे ब्रितानी शासकों द्वारा लाए गए गंदे घिनौने कानून, ऐसे कानून जिनके आज के इस समाज में एक बढ़ते हुए भारत को कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक अब उसकी वैधता पर सवाल उठा रहा है। उन तक ने ये कह दिया है, जजेस ये चीज़ कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसे कानून की क्या आवश्यकता। अब 2 ही तरीके से कानून हट सकता है। राजद्रोह का कानून जो है वो क्या कहता है, वो देखिए उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग से एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा, तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। नटशेल में बता दूं, राजद्रोह माने अगर आप कुछ बोलते हैं, एक ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे नफ़रत फैले, सरकार के प्रति नफ़रत फैले, और उससे बाद में केदारनाथ का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नफ़रत से अगर हिंसा हो तब आप राजद्रोह का कानून लगा देते हैं। एक और चीज़ हम सब अपने दर्शकों को बताते चलें कि राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं होता। देशद्रोह जैसा कोई कानून ही नहीं है। आईपीसी में देशद्रोह यानी कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कोई कानून ही नहीं। ये बहुत स्मार्ट होते हैं नेता लोग। ये क्या करते हैं, देश और सरकार को एक ही साथ ट्रीट करते हैं। यानी कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दें तो होता है ओ देश के खिलाफ बोल दिया। नहीं, तो देशद्रोह जैसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। राजद्रोह है, यानी कि राज के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना। और ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था महात्मा गांधी के खिलाफ, ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ना बोलें, और जो नेता थे जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे वो ना बोलें। उनके लिए का कानून किया क्या है हमारे नेताओं ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको औजार की तरह इस्तेमाल कर दिया है। ये क्यों जाने दें, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये स्थिति आ गई है कि अगर टीवी पे डिबेट किसी की पसंद नहीं आती तो राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। किसी का कोई बयान समझ में नहीं आ रहा है तो राजद्रोह लगा दिया जाता है। और तो और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एक किसान जो है उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक नेता की गाड़ी का कांच तोड़ दिया, उस पर राजद्रोह का आपने मुकदमा लगा दिया। तो जिसका मन आता है वो मुंह उठा के राजद्रोह का मुकदमा कर देता है किसी पे भी। तो सबसे पहली बात जो हमारी ये है कि एक ऐसा कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि अभी इसकी वैधता पर हमको सोचना चाहिए कि ये कानून रखना चाहिए भी या नहीं। ये ब्रिटिश लेगेसी क्यों लाद के कंधे पर चल रहे हैं हम? जाहिर सी बात है नेताओं को पसंद आ रहा है, उनके हाथ में एक औजार है। 2 जगह से हट सकता है, एक राजनेता हटाए संसद में, या दूसरा कोर्ट हटाए
कोर्ट भी ये फैसला ले सकता है। कोर्ट बोले स्ट्राइक डाउन तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो हमारा पहला जो चीज़ है, पहला मुद्दा वो यही है कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो कि ये कदम उठा सकती है। और ये तो आदमी को उम्मीद यही थी कि आज़ादी के बाद ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब चलिए इतने साल हो गए, कोई बात नहीं। अब इसको उठाने का राजनीतिक साहसी कदम कौन सा राजनीतिक दल उठाएगा? 2024 के लिए ये चैलेंज है हमारी तरफ से, देखते हैं कौन उठाएगा। तो ये है चैलेंज नंबर 1। मैनिफेस्टो में तो बोलो, उसके बाद देखेंगे आप जब जीत के आते हैं तो आप हटाते हैं या नहीं, उसमें भी जंग लड़ेंगे। दूसरा, हमने देखा कोरोना में क्या हुआ है, किस तरीके से जो हमारा स्वास्थ्य सेक्टर है वो कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। हम झेल नहीं पाए, ऐसी स्थिति हो गई। स्वास्थ्य पर अभी जो मौजूदा जीडीपी के अनुपात में जो हमारा खर्चा है वो करीब 1.5% है, इतना कम। प्राइवेट में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन सरकारी खर्चा जो है वो 1.5% है जीडीपी का। क्यों? अच्छी सेहत और स्वास्थ्य, अगर हम एक स्वस्थ देश चाहते हैं जो आगे चल के भी आपकी अर्थव्यवस्था में, हम स्वस्थ रहेंगे तो अर्थव्यवस्था में भी लाभ पहुंचाएंगे, तो हम उसका जो अनुपात है जीडीपी का उसको 6% क्यों नहीं कर सकते 1.5 से? ये भी बेयर मिनिमम है, बहुत देशों में इससे भी ज़्यादा है। 6% अगर करेंगे तो अब आप सोचिए उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डॉक्टरों की पढ़ाई पर खर्चा होगा, और अस्पताल आएंगे, और बिस्तर बनेंगे, और ऑक्सीजन बनेगी, और दवाइयाँ, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी 1.5% है, अगर वो 6% हो जाए तो सोचिए कितना लाभ पहुंचेगा। ये है चैलेंज नंबर 2। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो ये वादा कर सकता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जीडीपी का छठवां हिस्सा नहीं, 6% जीडीपी का जो हिस्सा है वो हम स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 3, मैनिफेस्टो में मेंशन तो कीजिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर था जो चोटिल हुआ कोरोना की वजह से, एक और ऐसा ही सेक्टर है जिससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं, और वो है शिक्षा। अच्छी शिक्षा होगी तो उससे कई सारी चीज़ें होंगी। अच्छी शिक्षा होगी तो अपने आप आबादी नियंत्रित होगी। आप कितने भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, लोग अपने आप इतने कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, कॉन्शियसनेस आएगी महिलाओं में और लोगों में भी, कि वो अपने आप ही 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी खुद ही मानेंगे। अच्छी शिक्षा, बच्चे बेहतर शिक्षित होंगे, शिक्षा में रोजगार बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा, आपकी जो स्किल सेट है उसको आप और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके लिए भी जीडीपी के अनुपात में हमारा खर्चा बहुत कम है। अभी मैं वो एग्जैक्ट नंबर नहीं जानता हूँ, इस वजह से मैं ऐसी उल जलूल कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि इसको हमारी जीडीपी का 6% क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों दुश्मन बने हुए हैं राजनेता, या कैसी क्या मजबूरी है कि आप शिक्षा पर जीडीपी का 6% नहीं खर्च कर सकते? एजुकेशन को आप इतना ज़रूरी और इतना इंपॉर्टेंट बना दें कि कोई भी अशिक्षित ना जाए। जो भी मजबूरियां होंगी, लेकिन आप कम से कम ये वादा तो कर सकते हैं मैनिफेस्टो में। तो ये है चुनौती नंबर 3। मैनिफेस्टो में डालिए तो सही, देखें किसमें हिम्मत है। और चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो है कानून व्यवस्था के लिए तमाम बार ये बोला गया है कि हम अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने की चीज़ें लेकर के चले आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने उस पर अपनी सुधारने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमें अंग्रेज़ों ने जो अपने हिसाब से घुमा करके दुष्टता के साथ जो उन्होंने अपने लिए हित में की थी, उसको हमारे नेता लोग छेड़ते नहीं हैं। जैसे एक तो सेडिशन वाला कानून हो गया, और भी कुछ पुराने कानून, क्योंकि उसका दुरुपयोग मुमकिन है। इसी तरीके से जो चौथा चैलेंज है वो है पुलिस।
आपको मालूम है कि एक एक्ट है जिसके तहत पुलिस की व्यवस्था जो है, पुलिस प्रणाली इस देश में चलती है, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। उस एक्ट में पिछले कई 100 सालों से एक कॉमा तक नहीं बदला, यानी कि जैसा अंग्रेज छोड़ के गए वैसे के वैसे हमारे राजनेताओं ने उसको ले लिया, पुलिस को अपनी बपौती बना ली, राज्यों में और केंद्र में भी, क्योंकि फायदा होता है। जिसके हाथ में पुलिस उसके हाथ में सत्ता, सत्ता को कस के पकड़ के रखने के लिए पुलिस का इस्तेमाल। आप देखिए जो तमाम कानून हैं इनका इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि पुलिस जो है वो सत्तारूढ़ दल के नीचे दब के रहती है। लेकिन ना तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और ना ही पुलिस एक्ट और पुलिस रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि ये होता है कि इसमें हमारे हाथ से निकल जाएगा भाई, ऐसा क्यों करना। तो ऊपर ऊपर सतही बात करेंगे, हाँ कानून व्यवस्था बहुत बुरी, या एक भाजपा के खिलाफ सपा बोल देगी इनके हाथ में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो आपके में कौन सा नहीं चरमराई हुई थी? आपके में भी थी। सब पर आरोप है, हर राजनीतिक दल पे आरोप है कि आपके राज में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। वो इसलिए चरमराई हुई थी क्योंकि आपने पुलिस को उनका काम करने ही नहीं दिया। आप पुलिस को अपने गहने के आभूषण की तरह इस्तेमाल करते हैं, पहन करके घूमते हैं, वो आपके काम आती है, आपको चुनाव जीतने के काम आती है। तो पुलिस रिफॉर्म्स, और वो इस दर्जे के पुलिस रिफॉर्म की पुलिस सिस्टम जो है, पूरी पुलिस प्रणाली जो है, वो एक बार से एकदम स्ट्रक्चरल चेंज, अपॉइंटमेंट से लेकर के तमाम चीजों में स्ट्रक्चरल चेंज। इस पर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो खुल करके इसको अपने मैनिफेस्टो में डालेगा कि हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे? तो मैं 4 चीजें फिर से दोहरा दूं, ये चैलेंज, चुनौती है। अभी 2024 बहुत दूर है, सोच लीजिए, जनता से बहुत मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि अब तो आपने एक ऐसी स्थिति कर दी है ना, आप लोग ये लोग बोलते हैं कि इन सब मुद्दों पे चुनाव जीते कहाँ जाते हैं, चुनाव तो दूसरे मुद्दों पे जीते जाते हैं। ये सब नियम किसने बनाया है? ये सब आपके और आपके इकोसिस्टम्स के बनाए हुए नियम है। तो कोई एक राजनेता ऐसा है या कोई राजनीतिक दल आए जो कि बोले कि हाँ हम चैलेंज हम करेंगे, ये 4 चीज़ें हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, हमने इतिहास में नहीं किया, हमने गलती की, या जो भी है, हम नए दल हैं, हम करना चाहते हैं, या हमने इतिहास में नहीं किया था हम करना चाहते हैं, या बीजेपी है या हम सत्ता में हैं अब तक नहीं किया अब करना चाहते हैं, हम करेंगे। तो कौन सा दल होगा जो ये 4 चीज़ों कम से कम अपने मैनिफेस्टो में लिख देगा? एक बार फिर से दोहरा दें, क्या 4 चीज़ें? सेडिशन लॉ हटाना, स्वास्थ्य सेक्टर में जीडीपी के प्रोपोर्शन में 6% खर्च करना, यानी जीडीपी जो है उसका 6% स्वास्थ्य पे लगाना, जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाना, और पुलिस रिफॉर्म्स करना, पुलिस बदलाव करना। है हिम्मत? कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।